पैरेलल चलती है, आर दे अट्रैक्टिंग ईच अदर? दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, बट फोर्स का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻7 के ऑर्डर का होता है। सिंपली अगर हम 1 एम्पियर का करंट लेके चले, 1 मीटर की लेंथ ले, ठीक है, मान लीजिए 1 एम्पियर का करंट और 2 वायर्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस लेते हैं, तो 2 × 10⁻⁷ समथिंग ऑर्डर का आपका फोर्स आता है। सो वैल्यू बहुत छोटी होती है, सो इसलिए हम लोग उसको यहाँ डिस्कस नहीं करते, बहुत हाई करंट आपको चाहिए होगा, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो सबसे पहले एक रिकैप करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना, क्या होता था? एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता था। सेंटर से हम लोग इतना डिस्टेंस L मानते थे, ये डिस्टेंस L मानते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हम 2L लेते हैं। तो अगर हम इसके लिए डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखे तो वो होता था Q × में 2L। यही था। डायरेक्शन किधर होता था इस डायपोल का? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन वाज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज हमने वहां डिस्कस करी। उसी तरीके से जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट में आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पहले तो बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल पे। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? 2 पोल्स है ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, डाईपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में भी 2 पोल्स थे, एक -Q एक +Q। उसी तरीके से मैग्नेट में 2 पोल्स हैं, एक आपके पास नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यों बोल रहे हैं? इसकी जो स्ट्रेंथ है ना टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, वो हम किससे देखते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फॉर दिस बार मैग्नेट अगर हम लिखें, पहले तो इनकी पोल स्ट्रेंथ होगी, दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर होगी, बट दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नेचर अलग अलग है, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक पोल स्ट्रेंथ उठाते हैं, इनटू में इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2L। ये आपके पास है मैग्नेटिक मोमेंट फॉर बार मैग्नेट। अब M पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? बता रहे हैं बेटा, M होता है आपके पास पोल स्ट्रेंथ। थोड़ा बहुत आप सोचें, पोल स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? कोई भी चीज आप यहाँ पर लेके आ रहे हो तो इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट, वो कितना अट्रैक्ट कर पाएगी, यही होगा। किस किस पे डिपेंड कर भी तो सकता है। क्या कह रहे हो बेटा? हम एबिलिटी टू रिपेल, अट्रैक्ट रिपेल। पोल स्ट्रेंथ आपके पास क्या है? अट्रैक्ट और रिपेल। मैग्नेटिक मटेरियल आप बोल सकते हो, कितना वो अट्रैक्ट कर सकता है, कितना रिपेल कर सकता है, भी किस पे डिपेंड करेगा? एक तो आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। दूसरा आपके पास ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर M डिपेंड करता है, प्लस इनके पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये बात सबको क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। यहां पर हमारे पास जब हम मैग्नेट्स को पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे पास वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर साउथ पोल होता है, वहां पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपकी साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है, ऐसे होता है। नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और इनसाइड ये साउथ से नॉर्थ चलती है। ये L हो गया, ये S हो गया। इस तरीके से नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। क्लियर है? डायरेक्शन क्लियर है सबको? साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा? यूनिट आएगा आपके पास इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। अभी के लिए याद रखिए, आगे आपको मतलब आ जाएगा ये चीज, हम लोग अभी करंट लूप में करेंगे ना, वहां से क्लियर हो जाएगी। और M की यूनिट क्या होती है आपके पास? एम्पियर मीटर, ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या है आपके पास, क्या बता रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? सबसे पहला तो यही सवाल होता है ना कि इसका कितना कैपेसिटी है टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। किन किन चीजों पे डिपेंड करा? पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करा एंड डिस्टेंस बिटवीन
पोल्स पे डिपेंड किया। अब हम आते हैं करंट लूप के ऊपर। करंट लूप तो सबने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये आपके पास एक लूप है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है कुछ ऐसे। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वाला लूप। स्ट्रेट कैरिंग नहीं, स्ट्रेट कैरिंग तो मैं बनाती तो ऐसे बनाती, मैं करंट लूप की बात कर रही हूँ, सर्कल की शेप की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक सर्कुलर शेप है, ठीक है, उसमें करंट जा रहा है इस तरीके से। क्लियर है सबको? अब इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, करंट की वजह से। करंट कैरिंग वायर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ना, बनाती है नहीं बनाती है बताओ? यस मैम। यहाँ डायरेक्शन ऐसे लो, ये हो गया यहाँ पर। तो यहां से आप चीज देखेंगे डायरेक्शन कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड का। सपोज आप क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। जो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं तो आपको जो फिंगर्स जिधर कर्ल करती हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता है। यही होता है ना। जैसे अगर आपने यहाँ पर अगर पकड़ा इसको इस पोजीशन पे, सो आप देखेंगे कि ऐसे सर्कल्स बनेंगे इसके राउंड, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस मैम। इस तरह सर्कल बनेंगे ऐसे, इस तरीके से। मतलब अगर आप इसको देखें, मान लो ये मेरे केबल है, ये ऐसे रखा हुआ है, सिंपली ऐसे रखा हुआ है। मैम मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी ना इसमें? हाँ ध्यान से देखो, मान लो इसमें करंट जा रहा है, ऊपर से अगर मैं देखूं करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऊपर से देखने पर कैसा है, क्लॉकवाइज है। सो अगर इस पॉइंट को आप देखेंगे मेरी तरफ करंट है, तो अगर यहाँ पर मैं इसको होल्ड करूं, सो मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है ना ऐसे। सो इस तरीके से अंदर की तरफ एंटर हो रहा है और यहाँ से निकल रहा है, ऊपर से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है। आप कहीं पर भी चेक कर लो, यहाँ से अगर चेक करोगे तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब रखे, सो आप देखेंगे अंदर की तरफ एंटर हो रहा है, नीचे से निकल रहा है, ऊपर से एंटर हो रहा है, नीचे से निकल रहा है। अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, आपकी तरफ करंट आ रहा है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से एंटर हो रहा है और नीचे से बाहर निकल रहा है। तो हर जगह पर आप देख रहे हो कि ऐसे कंसंट्रिक लूप्स बन रहे हैं, राइट। ऊपर से सारा एंटर हो रहा है, नीचे से सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, यही हो रहा है। तो अगर सारे को मैं मर्ज करके इकट्ठा बनाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकती हूं मैं। ये मान लो वही लूप है, लूप समझ जाओ, ये सर्कल है, सर्कल जैसा लग नहीं रहा, ठीक है, ये आ गया आपके पास लूप। सो अगर इसकी फील्ड लाइंस आप सारों का रिजल्टेंट वगैरह चेक करेंगे तो आपके पास फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेंगी। मान लीजिए यहाँ से एंटर हो रही है, नीचे से बाहर निकल रही है, यहाँ से आपके पास एंटर हो रही है, सेंटर पे आते आते सीधी हो जाती है, निकल रही है। इधर से बात करें ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही है। अगर आप इसको बाहर देखेंगे तो ऐसे दूर दूर से कनेक्ट भी हो रही होंगी ये, ठीक है। सो ये आपके पास इधर से एंटर हो रही है ऐसे और यहाँ से बाहर निकल रही है। सो अगर हम एक टाइनी सा मैग्नेट ले, एक छोटा सा मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ पोल है जिसमें और इसमें साउथ पोल है। सो आपको पता है नॉर्थ से आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो यहाँ से आपके पास कैसे जाएंगी, ऐसे ऐसे, मतलब अगर आप बनाए इसको ऐसे बनेगा ये, इस तरीके से बनती चली जाएंगी। अगर जितना छोटे लेंगे आपको उतने सर्कुलर शेप के लगेंगे। जितने ज्यादा, मान लो बहुत सारी, अगर सोलेनॉइड किसी ने पढ़ा हो तो मैंने वहां पर भी आपको फिगर्स के थ्रू बताया था, एक कॉइल बना तो थोड़ी सी गोल गोल बन रही थी, एक के साथ दूसरी के साथ तीसरी, मान लो एन नंबर ऑफ कॉइल्स आपने जोड़ दी तो बिल्कुल मैग्नेटिक बार मैग्नेट जो होता है ना, वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन के निकलाती है। यहाँ मैंने छोटा सा डायपोल लिया है, छोटा सा क्या लिया है, मैग्नेट। तो उसकी फील्ड लाइंस जो है अगर आप इनसे कंपेयर करो, अगर आप इसको वर्टिकली रखोगे तो ऐसे ही है ना, नॉर्थ से आपके पास निकल रही है, मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है, साउथ में एंटर हो रही है और नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, और ये सेंटर पे इस तरीके से। क्या आपके पास एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस मैम। इधर बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे लैंडिंग करवानी थी और आराम से करवानी थी। उसने इतनी तेज करवाई कि जितने भी सेंसर थे ना उन सब में धूल चली गई, तो कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा था, ना कुछ डिटेक्ट हो पा रहा था। प्रेरणा क्या बता रही है ये, अपना माइक ऑफ रखो। सो करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब देखो यहां से दो पोल्स बन रहे हैं क्या, नहीं,
एक करंट कैरिंग लूप, देखो अपना माइक ऑफ रखो, नहीं मैं माइक बंद कर रही हूँ। फिर अब की बार किसी ने माइक ऑन किया ना मेरे बिना बोले तो फिर वो क्लास से ही आउट है। चंद्रयान बाद में डिस्कस करते हैं, ये नहीं समझ में आएगा तो चंद्रयान वाली जगह पे पहुंचोगे कैसे। इसरो में जितने बैठे हैं JRF क्वालिफाइड PhD स्कॉलर्स बैठे हैं वहां पर, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से गए हुए, इंडिया से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बंदे वहां गए। तो पहले जो आपके लेवल पे आपको सीखने की जरूरत है वहां पर आ जाओ, ठीक है। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अभी देखो आप क्या इसको एक इस तरीके से नहीं बोल सकते भाई, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें एंटर हो रही है फील्ड लाइंस, तो हम उसको साउथ पोल बोल दें, बोल सकते हैं ना। ये आपके पास क्या हो गया, साउथ पोल। यहाँ पर फील्ड लाइंस एंटर हो रही जस्ट लाइक इट, नीचे से एग्जिट कर रही है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल। तो एक करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है सबको ये चीज? एंटर होनी लाइंस। अभी यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज निकल के आएगी, जहां आपको क्लॉकवाइज करंट दिखता है दैट इज साउथ पोल, जहां आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है वो नॉर्थ पोल। इसी लूप को अगर आप ऊपर से देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना, तो दैट इज साउथ पोल। अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपके पास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्थ पोल। तो डायरेक्शंस चेक करने के लिए आप लोगों की 9th 10th में भी ऐसे एक डायग्राम बना होता है इस तरीके से कि मान लो मैंने लिख दिया साउथ ऐसे, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन है करंट का, ये डायरेक्शन है, तो ये आपके पास साउथ पोल है। और अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल है। दिख रहा है ना आपको, नॉर्थ कैसे पॉइंट कर रहा है, ऐसे जा रहा है। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास करंट कैरिंग लूप एक डायपोल, आपके पास क्या है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा? मैग्नेटिक डायपोल है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो सकता है ना। इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कितना प्रोड्यूस कर सकती है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सो अगला जो टॉपिक है वो यही है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। देखिए यहां पर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है कि इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी, इस करंट कैरिंग लूप की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपका सवाल ये हो सकता था, मैम जब मैग्नेट्स हैं तो हमारे को इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्यों एक सर्कल से डायपोल क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हम कहाँ इसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। एनी वन ऑफ यू कोई बताएगा? मैम एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट की बजाय हम लोग एक और लूप, करंट कैरिंग लूप से एक और मैग्नेट ही क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके पास मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, एक और मैग्नेट क्रिएट कर दिया। तो आपको एडवांटेजेस क्या है इस सर्कुलर लूप के, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, वो हमारे मैग्नेट जो नॉर्मल मैग्नेट्स हैं हमारी लाइफ में उनसे बेटर कैसे हो सकती है? क्योंकि उनको अपनी मर्जी से इसका क्योंकि वो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल से बना सकते हैं। अभी हम लोग इसका जो सवाल है ये टॉपिक करके एंड में इसका सवाल का मतलब इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद ही दे पाओगे। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है बेटा, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड करता है फॉर करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट कितना जा रहा है, डिपेंड करता है इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, डिपेंड करता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अगर हम सबको कंबाइन करते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू I/N/A। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो M इक्वल्स टू K/I/N/A, सम कांस्टेंट आ गया। इन SI यूनिट्स K का वैल्यू आपके पास होता है 1। सॉल्व करेंगे ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो M की वैल्यू आपके पास आ गई I/N/A, या आप बोल सकते हैं NIA। अब सवाल उठता है क्या आपके पास ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? तो ये आपके पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपको डायरेक्शन चाहिए इसका, तो सबसे पहले आप लिखिए इसको, M की वैल्यू किसके बराबर होगी, N इंटू में I। I स्केलर होता है वेक्टर होता है? एरिया वेक्टर स्केलर होता है वेक्टर। सो बेसिकली
आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन है कि नहीं? वही है, एक ही तो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें। तो यहां पर अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन अभी हमने देखा था जब हमने बार मैग्नेट डिस्कस किया कि भाई साउथ से नॉर्थ होना चाहिए, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का। सेम यहाँ पर है, साउथ से नॉर्थ की मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर है सबको? अब हम अगर इस सर्कल को ऑब्जर्व करें, मान लीजिए ये करंट जा रहा है इसमें, तो आप मुझे बताओ इसका साउथ पोल किधर होगा? जिधर आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है ऊपर साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे नीचे की तरफ। साउथ। अब मैं एक और बना देती हूँ, चलो सपोज आपके पास इस तरह एक लूप है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर से आगे आपकी तरफ, फिर नीचे से मेरी तरफ, ऐसे करंट जा रहा है। तो अब इसमें साउथ पोल किधर होगा बताओ जरा? लेफ्ट की राइट? राइट। क्लॉकवाइज दिख रहा है जिधर आपके पास, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, तो साउथ टू नॉर्थ जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उधर से नॉर्थ, ये आपके पास क्या होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर है? अब इसको करने का, आइडेंटिफाई करने का डायरेक्शन का कई तरीके, या तो आप ये देख सकते हो भाई अपना राइट हैंड पाम रूल, सॉरी राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करें। आप देखिए करंट कहाँ जा रहा है, पकड़े उसको। जैसे अगर मैं पहले वाली कॉइल की बात करूं, मैं मेरी तरफ से जो करंट ऐसे जा रहा है उसको पकड़ रही हूँ, मेरी तरफ से जो ऐसे जा रहा है आपकी तरफ से ऐसे आ रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो मेरी तरफ से मैं एंटर कर रही हूँ, ऊपर से मेरी फिंगर्स अंदर जा रही है, तो हर जगह से आपके पास ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है। तो बार बार आप थंब रूल लगा के देख सकते हो, ठीक है? या आप ये देख सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक कर सकते हो। दूसरा सबसे सिंपल क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है? तो ट्रिक क्या है सिंपल सी आपकी, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb will point towards, या thumb will give you मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, गिव यू मैग्नेटिक। मैं थोड़ा बड़ा वाला लिख दूं मैं? अच्छा अगले स्लाइड पे बड़ा लिखते हो बेटा, ये एक छोटा सा मेरा प्रॉब्लम है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है और मैंने बताया था इसकी वजह से मुझे पेपर में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था, इंग्लिश के पेपर में स्पेशली और हिंदी के पेपर में। होता है, मेरे साथ होता है। ऐसे ही होता है ना, तो छोटा लिखते हैं तो फिर पेज भरना भी तो जरूरी है ना, वो नहीं भरे जाते। सो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल गिव यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। ठीक है? सो अभी आप इनमें ही चेक करके देखो, जैसे फर्स्ट वाला जो है व्हाइट में जो बना हुआ है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना थंब अपना, ठीक है? और आपके पास अगर मैं अगले वाले पे चेक करूं तो ऐसे आ रहा है, इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये छोटा सा तरीका है, अपने कर्ल करो फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है आपको क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे हाथ में क्या चीज है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड वो कितना क्रिएट कर सकता है। हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथ में करंट, करंट को हम बढ़ा सकते हैं ना, उससे क्या बढ़ेगा, एक तो करंट से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये जो आपका मैग्नेट बना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, हमारे कंट्रोल में हो गया कि हमें कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेट चाहिए, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में हो गया। तो ये एडवांटेज हो गया हमारे लिए इन कंपैरिजन टू जो हमारे नेचुरल मैग्नेट्स हैं, उनको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? तो ये आपके पास एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आप इसका कह सकते हो कि है हमारे पास। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, क्वेश्चन दिए। चलिए फर्स्ट पार्ट कीजिए सभी बच्चे। फॉर्मूला क्या लगेगा सर्कल के लिए, पहले तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, एन आई बाई, अभी हमारे पास देखिए एक ही लूप है तो हम एन की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, करंट जो इसमें दौड़ रहा है इनटू में एरिया। देखिए एरिया वेक्टर की ना दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, आपको कौन सा लेना है, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपको समझ में आता है ना, ये अपने राइट हैंड थंब रूल से, उसी डायरेक्शन में आपको एरिया का वेक्टर लेना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है?
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एरिया वेक्टर किधर लेना है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब जिधर पॉइंट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करंट कितना है इस केस में? 2 एम्पियर है। एरिया कितना होएगा सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। यस मैम। इंटू में 3 का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, जे कैप। ये आंसर हो गया हमारे पास 18 पाई जे कैप। अगले पे आ जाओ। अगले पे स्क्वायर। देखो लूप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही हो। लूप हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सभी में सेम चीज, सेम फॉर्मूला लगेगा। मैम इसमें n 4 हो जाएगा। 4 क्यों हो जाएगा? एक ही तो लूप है, n की वैल्यू तो 1 है, एक ही लूप दे रखा है। जब तक आपको मेंशन नहीं हो कि कितने नंबर ऑफ कॉइल्स है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तब तक n को छेड़ो नहीं, n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? पहली बात तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू आई इंटू में एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर लोगे? जिधर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं? जेड एक्सिस मेरी तरफ है, माइनस जेड एक्सिस आपकी तरफ है। सो माइनस के क्या पाएगा? पहली बात तो एरिया वेक्टर का आई कितना फ्लो कर रहा है इसमें? 1 एम्पियर। मैम फॉर्मूला में एन भी तो था, वो आपने नहीं लगाया। वो आपके पास जो स्मॉल एम है ना, वो कहाँ था? देखो जरा, स्मॉल एम था आपके पास बार मैग्नेट में। जब हम यहाँ डाइपोल मोमेंट कंसिडर करें लूप के लिए, एन आई ए है। एन क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 1 है। सो एन की वैल्यू कितनी है? लिख लो 1 है। लगा लो एन लगा लो, कंफ्यूजन है तो। सो यहाँ से आपके पास एन की वैल्यू 1, करंट की वैल्यू भी 1, एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ 6 आ जाएगा। सो आपके पास 6 माइनस 6 के कैप, ये आंसर बनेगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। मैम नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव क्यों आया? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे चेक करने को बोला मैंने आपको? करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लीजिए और थंब जिधर पॉइंट करे वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है, उसी तरफ आपको एरिया वेक्टर लेना होता है। ठीक है, या तो आप ऐसे ही कर लो, सीधा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन चेक कर लो, वही डायरेक्शन आपका एरिया वेक्टर का होगा। क्लियर है? मैम करंट कितना है? क्या कह रहे हो बेटा? करंट करंट 1 एम्पियर दे रखा है, ये रहा देखो। ठीक है, यस मैम। ये वाला करके दिखाओ फिर, अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये। वैशाली म्यूट करो बेटा। यस मैम। मैंने ही कर दिया, चलो। चलिए ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे। टाइम कितना हो गया? 9:02। स्क्रीन आज एक ही बार स्टक हुई है ना? नहीं हुआ है मैम, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ जी, अब तक तो हो जाना चाहिए था। यहाँ पर अब कितने लूप्स हैं? डायमेंशंस क्या ये डायमेंशन? ए और बी है। हाँ, तो रेक्टेंगुलर लूप्स हो गए ना, ऊपर की तरफ दोनों रेक्टेंगुलर लूप्स हैं आपके। ब्रेड्थ बी है और उसका लेंथ ए मान लीजिए, या आप लेंथ बी मान लो, ब्रेड्थ ए मान लो, एक ही बात है। आई ए बी इंटू में जे प्लस में के। वेल डन राहुल। सो देखिए, आपका प्रॉब्लम बस एक आ सकता था यहाँ पर कि ये जो करंट का डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये कौन सा लूप है मैम? ये सवाल हो सकता है ना, ये कौन सा लूप है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लूप चलो ऐसे बन जाए तो बात ये अलग, ये अलग, राइट। तो पहले आप क्या करें, ऊपर वाला लूप को कंप्लीट कर लो। इसके करंट के हिसाब से बना लिया, ये डायरेक्शन आएगा, एक लूप बन गया ऊपर।
ठीक है, इसका ये ए हो गया, ये बी हो गया, और करंट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बेटा, इसको मान लेते हैं m1। पहली बात तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, z की तरफ, k कैप, राइट। और इसका एरिया कितना है, ए बी, और करंट कितना है I, तो I इंटू में ए बी इंटू में k कैप। तो दिस इज फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट m1। सिमिलरली अब नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले का करंट पूरा कर लो, ये आ जाएगा ऐसे। अब देखो इधर से आई करंट आ रहा था और इधर से आपने आई करंट ड्रॉ कर दिया, बन तो जीरो रहा है ना उस ब्रांच में, कुछ छेड़खानी तो हमने अलग से करी नहीं, जीरो ही बन रहा है ना, जीरो बनना चाहिए था, उस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं था, तो हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं करी है इस सिस्टम के साथ, हमने अपना आंसर निकालने के लिए उसमें कुछ एरोज वगैरह लगा लिए बस। अब इसमें m2 क्या होएगा, नीचे आपके पास ऐसे बन रहा है ना एक कॉइल, ये आपके पास A है, ये B है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो पहली बात तो इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, J कैप। एरिया कितना आया इसमें, वही A इंटू में B, करंट कितना है I, दिस इज इक्वल टू m2। सो नेट आपके पास क्या बनेगा, दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन ही करेंगे हम लोग, m1 प्लस में m2। सो m1 कितना है आपके पास, I इंटू में AB इंटू में K कैप, प्लस में I इंटू में AB इंटू में J कैप। सो आप कॉमन ले सकते हैं I इंटू में AB, K कैप प्लस में J कैप, या J कैप प्लस में K कैप, व्हाटएवर, दोनों चलेगा। क्लियर है सबको? मैम ए भी कैसा है बता दो प्लीज। ये भी कैसा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है बेटा, हमने फॉर्मूला सिंपली ये यूज किया है, m इक्वल्स टू I इंटू में एरिया वेक्टर। क्लियर है? जिसमें डायरेक्शन जे कैप आ रही है, एक बार वाला समझाना। जे कैप देखो नीचे जो ये लूप बन रहा है, आप करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, प्लस वाई एक्सिस। प्लस वाई एक्सिस इज व्हाट, जे कैप, यूनिट वेक्टर होता है ना उधर। क्लियर है? हम वो तो सिर्फ बी की साइड दिखा रहा है ऊपर की तरफ। नहीं नहीं, आप देखो ये लूप ऐसे रखा हुआ है आपका बेटा, जैसे ये मान लीजिए ये एक पेपर है, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, जे कैप की तरफ कर रहा है ना। अगर यही लूप ऐसे हो जाता जो आपके सामने दिख रहा है आपको, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, सो करंट की डायरेक्शन में मैं अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रही हूँ तो अंदर की तरफ आ रहा है ना थंब, तो एक आया आपके पास के कैप, एक आया आपके पास जे कैप। अब अगर इस मैग्नेटिक मोमेंट का आपको मैं मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दूं तो सवाल आसान है कि नहीं? क्या करना है आपको, अंडर रूट आई ए बी स्क्वायर प्लस में आई ए बी का स्क्वायर, अंडर रूट 2 आई ए बी आ जाएगा। के और जे 90 पे होता है ना, दो वेक्टर्स का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो, मतलब सपोज सॉरी दो वेक्टर्स का नहीं, जैसे इसका आपके पास अगर रिजल्टेंट आपको निकालना है तो कैसे करते हैं हम लोग, जो एक्स का कॉमन, जैसे आई सपोज आपके पास क्या है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर बन रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना। अगर सिर्फ दो है तो आपके पास दो ले लेंगे हम लोग। क्लियर है सबको? यस तो मैम। रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो और डायरेक्शन भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तो आगे चलते हैं। एरिया वेक्टर देखो, यहाँ तो हमको सीधा समझ में आ रहा था, रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, यस बिल्कुल निकाल सकते हो, वही बनेगा जो मैं आपको मैग्नीट्यूड बता रही हूँ ना रोहित, सेम ही तो बनेगा। आपका एक वेक्टर किधर आएगा, देखो ऊपर वाला स्क्वायर का वेक्टर किधर आएगा, इधर m1, और दूसरे वाले स्क्वायर का वेक्टर किधर आ रहा है, ऊपर, दोनों 90 डिग्री पे है, तो आप क्या करोगे, उनका रिजल्टेंट वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बनेगा। सो आपके पास दो वेक्टर आते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, नहीं एक आपके पास आगे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। चलिए एरिया वेक्टर पे अब देखो, यहाँ पर हमको डायरेक्शन सीधा समझ में आ रहा था। अगर मैं लूप ऐसे एक्सिस के अलोंग किसी एंगल पे दे दूं, मान लो ऐसे मैंने बीच में ऐसे काटते हुए एक्स वाई जेड एक्सिस को, एक्स वाई जेड प्लेन को ऐसे काटते हुए मैंने एक लूप खड़ा कर दिया, तो उसका डायरेक्शन निकालना मुश्किल है ना मेरे लिए। ऐसे यहाँ पर सिंपली एक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, वाई की तरफ पॉइंट कर रहा है, जेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो तो मेरे लिए आसान था। तो ऐसे केसेस में करने के लिए थोड़ा सा एरिया वेक्टर की जानकारी ले लीजिए। जैसे कि
अगर मान लो आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपके कौन कौन से सॉल्व हो जाएंगे, स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, रेक्टेंगल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सपोज आपके पास जो डायरेक्शन है, मान लो ये ए बी सी डी ऐसे डायरेक्शन है, और लूप में मान लो पैरेललोग्राम लूप में आपके पास कुछ ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पर चलो अभी लूप की करंट की डायरेक्शन भी हटा दो, आप सिंपली अगर इसका एरिया निकालते हो तो बेस इंटू में हाइट ऐसे करके करते थे। तो एरिया वेक्टर हमको जब निकालना होता है तो हम कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। कैसे? आप करेंगे ऐसे, ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, बी सी क्रॉस सी डी, सी डी क्रॉस डी ए एंड डी ए क्रॉस ए बी। कोई भी किसी भी तरीके से ले सकते हो, बट एक ऑर्डर में रखे, ए बी से बी सी, बी सी से सी डी से डी ए और डी ए से ए बी, कोई भी एक ले सकते हो आप एरिया वेक्टर निकालने के लिए। इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, आपके पास डायरेक्शन निकल जाएगी। क्लियर है? अगर आपके पास ट्राइंगल, इसमें आपके क्या सॉल्व हो जाएंगे, स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, रेक्टेंगल सॉल्व हो जाएगा। सपोज आपके पास ट्राइंगल है, मान लो आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे करके आप करते थे। तो यहाँ पर आप जब क्रॉस प्रोडक्ट में इसका एरिया लिखते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। जैसे ये अगर ए बी सी कर रहे हो आप, ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास इसका जो एरिया निकलेगा वो आपके पास कैसे निकलेगा, ए बी क्रॉस बी सी, या फिर बी सी क्रॉस सी ए, या फिर सी ए क्रॉस ए बी, और आगे क्या आ जाता है इनके, हाफ। यही होता है, इनमें से किसी से भी आप निकाल सकते हो। देखो ये अभी दोबारा से मैं इसको बताती हूँ क्या करना है आपको। देखो आपको लूप्स गिवन होंगे, कई बार आपको नहीं समझ में आएगा कि उसका डायरेक्शन किधर पड़ रहा है। एक्स वाई जेड एक्सिस में किसी एंगल पे अगर आपको लूप दे दिया, तो अगर आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हो आप, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके निकालते हैं। ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी से कर सकते हो, बी सी क्रॉस सी डी से कर सकते हो, सी डी क्रॉस डी ए से कर सकते हो, डी ए क्रॉस ए बी से कर सकते हो। सिमिलरली ट्राइंगल के लिए अगर आपको निकालना हो तो वो पैरेललोग्राम का आधा ही तो होता है ट्राइंगल। तो आपके पास क्या होता है, हाफ ऑफ, मान लो ए बी सी आपके पास साइड है, ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस सी ए एंड सी ए क्रॉस ए बी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मैम साइड तो सी बी ए, मतलब ऐसे भी तो ले सकते हैं ना आप, इस तरीके से। तो वो डायरेक्शन चूज करने के लिए आपको करंट हेल्प करेगा। जिस तरफ करंट का डायरेक्शन आपका पड़ रहा है ना, उसी ऑर्डर में आप अपने साइड्स को ले लें। जैसे इसका हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी इसका डायरेक्शन में किधर लिखूं? चलो मैं अगर करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा दूं तो ऐसे पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को मैं क्या लिखूं? समस्या हो गई ना मेरे लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट सपोज ए बी क्रॉस बी सी ले लेते हैं। अभी देखो यहां मैं बोल रही थी कि करंट आपको हेल्प करेगा। जिधर आपका करंट का डायरेक्शन है उसी ऑर्डर में रखिए, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ए बी क्रॉस बी सी या बी सी क्रॉस सी डी या सी डी क्रॉस डी, आपकी मर्जी है। अब जैसे मैंने ए बी क्रॉस बी सी लिया है, सो ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये ए बी वेक्टर है। ठीक है, ये साइड कितनी है, ए है, इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा, ए कोस 60, और इधर कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन 60। तो अगर ए बी वेक्टर मुझे लिखना हो कंपोनेंट्स में, आई जे के में, तो मैं लिख सकती हूँ ना ए कोस 60, ये किस डायरेक्शन में, के कैप, प्लस में ए साइन 60, ये किस डायरेक्शन में, आई कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आप बीसी के साथ। अब बीसी किधर है आपके पास, सिंपली आपके पास जे डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हूं, ए जे कैप। अब ए cos 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1/2 a/2 कैप प्लस में √3 a/2 आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ए जे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना आता है ना। अभी देखो कॉन्स्टेंट्स तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे पहले वाला करे a स्क्वायर बाय में 2। अब आएगा यहाँ पर k क्रॉस j प्लस में √3 a स्क्वायर बाय में 2, ये आएगा आई क्रॉस जे। तो आई जे के अगर आपको याद हो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट की बता रही हूं मैं। आई क्रॉस जे अगर होता तो थर्ड चीज क्या लिखते हो आप, के कैप। जे क्रॉस के होता तो आप क्या लिखते हो, आई कैप।
K क्रॉस I होता है तो J, मतलब उससे अगले वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, I क्रॉस J पॉजिटिव K कैप, J क्रॉस K पॉजिटिव I कैप, K क्रॉस I पॉजिटिव J कैप। लेकिन अगर डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो, अगर मान लो मैं ऐसे चलती, माइनस हो जाएगा। यस, आपके पास सिंपली माइनस होता। अगर मान लो J क्रॉस I करती तो आपके पास क्या, माइनस K कैप, I क्रॉस K करती तो माइनस J कैप। तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आते हैं, पॉजिटिव इसको अब हम यूज करेंगे। जैसे a स्क्वायर बाय 2 K क्रॉस J, K क्रॉस J ऐसे उल्टा चल रहे हैं ना, I J क्लॉकवाइज याद रखो, क्लॉकवाइज से अगर उल्टा चल रहे हो तो नेगेटिव आ जाएगा। अब K क्रॉस J क्या आ रहा है आपके पास, माइनस आई। यस, माइनस में I कैप, माइनस में I कैप, प्लस में √3 a स्क्वायर बाय 2, I क्रॉस J क्या आ रहा है बेटा, प्लस में K कैप। ठीक है, एरिया निकल गया ना मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद निकालना क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई है, एन क्या है आपके पास 1, आई कितना है, आई एरिया वेक्टर लिख दो बस, a स्क्वायर बाय में 2 माइनस में I कैप प्लस में √3 a स्क्वायर बाय में 2 ये K कैप। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये समझ नहीं आया कि किनका क्रॉस प्रोडक्ट आई आ गया है, ये मेरा। I J K को सर्कल में लिख लो, पहले I फिर J फिर K, क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर्स पॉजिटिव आएंगे, ये याद रखो। I से J चलोगे तो बचा क्या, K ही तो बचा, प्लस K कैप आंसर हो गया। J से K चलोगे बचा क्या, I प्लस I कैप आंसर हो गया। K से I चलोगे बचा क्या, J कैप प्लस J कैप आंसर हो गया। बट उल्टा अगर कर दिया इसके तो आंसर्स नेगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे J से I चले, बचा क्या, बचा तो K कैप, लेकिन उल्टा चल रहे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है सबको? मैम क्या कह रहे हो बेटा? मैम के से आई करेंगे तो जे आएगा। K से अगर I करेंगे तो यस प्लस J कैप आएगा बेटा। इसको याद रखो, एक याद कर लो, क्लॉकवाइज वाला याद कर लो, इसी से फिर आपके सारे निकल जाएंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे चले, चलो अगला जो आपके पास टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो टाइम कितना हो गया अपने पास, 9:60 है अभी तो टाइम। एक लूप ले लिया, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर शेल्स हम बोलते हैं जिनमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो मान लो ये आपके पास एक शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सपोज ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे बन गया भाई? करंट से तो मुझे समझ में आता है, बट क्या इलेक्ट्रॉन करंट ही नहीं है? इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से करंट नहीं बनता क्या? बताओ जरा। बनता है मैम, बनता है ना। सो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यानी कि आपके पास चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है इसका मतलब करंट है, और करंट का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो करंट को हम कैसे निकालते हैं, वैसे आई होता है आपके पास dq बाय में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे यहाँ पर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, आप क्या बोल सकते हो कि भाई एक क्रॉस सेक्शन ले लो, एक क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज गया इन ए गिवन टाइम, वही तो आपके पास करंट है। अब जैसे इस क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन निकला जब, तब मैंने टाइम नोट करना शुरू किया, पूरा सर्कल जब वो कंप्लीट कर देगा तब वो दोबारा आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, करंट के लिए मैं यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिख सकती हूँ कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग given cross section area in given time। अब जैसे यहां मैं जो टाइम ले रही हूं वो एक रिवोल्यूशन का टाइम ले रही हूँ। एक रिवोल्यूशन के टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना चार्ज फ्लो किया आपके पास वन टाइम पीरियड में, एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकला ना उससे, डिवाइडेड बाय में T, यही होगा ना। इसमें कुछ गड़बड़ देखो, मैंने क्या किया,
एक लूप लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो आई क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आप बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है इन गिवन टाइम पीरियड। सो हमारे पास हम क्या चेक करें भाई, मैंने टाइम लिया एक रिवोल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन, उसमें कितना चार्ज निकलेगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मेरे को निकालना हो टाइम टी, तो ये मैं कैसे निकालूंगी, डिस्टेंस होता है आपके पास स्पीड इनटू में टाइम। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v से, कितना टाइम t से, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मान लीजिए इसका रेडियस है r, तो 2 पाई r, सो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई r बाय में v। सो यहां से आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, e बाय में 2 पाई r इंटू में v। ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास करंट कितना आ गया, ई वी बाय में 2 पाई आर। अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, करंट मिल गया, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, करंट कितना है, ई वी बाय में 2 पाई आर, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, एंड डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन बताओ मैम डाउनवर्ड। yes. अगर आप लूप ऐसे देख रहे हो तो ये होता अपवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है करंट, करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड्स। तो आप क्या बोलेंगे, इनवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट है, अंदर की तरफ ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट जाएगा। क्लियर है सबको? सो ई वी बाई 2 पाई आर इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो मेरा फाइनल आंसर बनता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना है, ई वी पाई भी कट गया भाई, कितना बन गया ये, EVR upon 2। EVR by 2। यस, EVR बाय में 2। अभी यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो खत्म नहीं होता। मैग्नेटिक मोमेंट को रिलेट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया, बट इसको रिलेट किया जाता है एंगुलर मोमेंटम से। जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वहां पर एंगुलर मोमेंटम का जिक्र मिलेगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जो एक रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, मान लो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है और ये मान लो रेडियस r है और ये घूम रहा है v स्पीड से। अगर हम किसी भी पॉइंट पर स्पीड चेक करें, v स्पीड है और उसका मान लो मास m है। सो एंगुलर मोमेंटम, v स्पीड है, मास m, एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, r क्रॉस p फॉर्मूला होता है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 11th क्लास में, राइट? r क्रॉस p। सो इसको आप कैसे खोलते हैं, r p साइन थीटा। r क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, जहां एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है उससे डिस्टेंस है। अभी इसका जो p है उसकी वैल्यू क्या होगी, r इंटू में एम वी इंटू में साइन थीटा। अब थीटा बता दो कितना है, r और v के अंदर आप थीटा देख सकते हो मैम 90 हो गया, ये बन गया आर एम वी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने m लिया है तो आर एम वी। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्शन क्या होता है इसका, डायरेक्शन होता है जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है ना उनको उसी तरफ आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, ये बाहर की तरफ पॉइंट करेगा तो ये आउटवर्ड आएगा। इसका डायरेक्शन सिंपली आपको जैसे वो घूम रहा है उसी डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, करंट की डायरेक्शन में कर रहे थे, करंट ऐसे गया और ये अंदर, लेकिन यहाँ पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चल रहा है ना, तो उसी की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें और ये बाहर आ गया। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। m की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, EVR बाई 2, EVR बाई में 2 डिवाइडेड बाय में मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना आया है, RMV। सो मेरे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये भी आपके पास कितना, ये यहाँ पे जो स्मॉल आ रहा है ये कैपिटल आ रहा है, रेडियस ही है, R कर लो यहाँ पे। सो आपके पास ये हो गया EV स्क्वायर m by 2 R, ये आएगा R, V तो कट जाएगा ना बेटा, यस मैम। और क्या कटेगा, ये भी कटेगा, E by 2m, EV by 2m। E by 2m, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जो
इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना टर्म 2 के अंदर, वहां पर इसका काफी इस्तेमाल होगा। सो E/2m, इवन फॉर हायर स्टडीज इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। सो E/2m, m/, अगर मुझे सिंपली वेक्टर का लेना होता तो क्या लेती, नेगेटिव लगा देती आगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर है सबको? एक डायरेक्शन अंदर है, एक डायरेक्शन बाहर है, सो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। माइनस एक तरफ की पॉजिटिव ले लो, दूसरी तरफ की नेगेटिव हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर है? मैम एक बार मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे ली वो बता दो इसमें, इलेक्ट्रॉन के लिए। मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट किधर हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करोगे अपने फिंगर्स को कर्ल तो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा ना, सो इनवर्ट हो गया, इनटू द बोर्ड, इनटू योर पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालते हो तो पार्टिकल की डायरेक्शन ही देखनी है सीधा। यानी पार्टिकल मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहा है उसमें अपना फिंगर्स कर्ल करो, बाहर आ गया आउटवर्ड। एक पॉजिटिव करेंगे और एक नेगेटिव करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो यहां से एक और चीज के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बहुत ही फेमस जो मॉडल है जिसको आप स्टडी करोगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही, बोहर मॉडल। देखो रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था आपके एटम्स के लिए, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, तो फिर बोहर मॉडल ने कुछ उसमें चेंजेस करे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, और उनके बेसिस पे एक रिजल्ट को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज आप पढ़ने वाले हो आगे मॉडर्न फिजिक्स में। सो बोहर मॉडल जो एप्लीकेबल है, इसका एक लिमिटेशन यही है कि ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, जिनके जो लास्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो ये क्या कहते हैं कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इन्होंने ये बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर शेल्स होती हैं, K-L-M-N, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपके पास ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि ऐसे ही कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में घूमता है, और उनके अंदर उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास ऐसे ही कुछ नहीं होता, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π आता है। अभी मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाला ना यहाँ से, देखिए मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूंगी, m की वैल्यू है, m/l की वैल्यू है E/2m। हमारे पास m/l की वैल्यू कितनी आ रही है, E/2m। ठीक है, सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, E/2m इंटू में l आप निकाल चुके हो, E/2m इंटू में RMV। ये क्या था, ये आएगा आपके पास ERV/2। और ये जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ ये नहीं रखेंगे हम लोग इससे रिलेट कर रहे हैं ना, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा बेटा, ये आएगा, हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, जो हमारा बोहर मॉडल ने जो पोस्टुलेट दिया कि एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट क्यों बोलते हैं, कि ये जिन शेल्स में घूमते हैं उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो L की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, L आपके पास क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये पुट करेंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, E/2m इंटू में NH/2π। देखो n क्या होता है आपके पास, जो डिफरेंट शेल्स होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4, उससे आपके पास K शेल, M शेल, L शेल, और जो भी आपके डिफरेंट शेल्स है जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सो n की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग शेल्स की बात करें, वहां पर जो उनके एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। h की वैल्यू कितनी होती है, ये लिख लीजिए, n की वैल्यू है 1 2 3, ऐसे इंटीजर्स होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, और ये किसको डिनोट करें, डिफरेंट शेल्स को डिनोट करें। जैसे ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करो तो 1 आ गया, उससे अगला फर्स्ट ऑर्बिट आएगा 2, फिर 3, देन 4। सो आपके पास n की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग ऑर्बिट्स पे पहुंच गए हम लोग। और h होता है आपके पास क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये इसका डायमेंशन वगैरह निकाले थे ना,
जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी 11th में, तो फर्स्ट जो डायमेंशंस वाला चैप्टर होता है वहाँ एच ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। सो अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे, अगर एमएससी वगैरह किया या और आगे पीएचडी में गए तो आप पढ़ोगे, तो एच की वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू में 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। सो यहां से देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मिनिमम एन की वैल्यू 1 हो जाए तो यस मैम। एच बाय में 4 पाई एम, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में यहीं तक है, इससे ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं है। क्लियर है सबको? यहां से हमने क्या किया, बोहर मॉडल से हम लोगों ने उस पोस्टुलेट के थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट को रिलेट कर दिया। अब अलग अलग शेल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलेगा और n=1 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है सबको? सो आज का लेक्चर हम